100 दिन का स्वास्थ्य मंत्रालय का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत कर रहे हैं उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक। हम इसमें काउंसलिंग भी करेंगे, बीमारों की चिन्हित भी करेंगे, उनका इलाज भी मैक्सिमम जो उच्च स्तरीय हो सकता है अपने देश में वो सब उपलब्ध कराएंगे। इसके अलावा अभी तक आप देखते थे कि विभिन्न चिकित्सालय जो हमारे प्रदेश में बने हैं हमने सैंक्शन कर दिया, लेकिन जमीन की उपलब्धता आबादी के बीच में नहीं हो पाती थी। उसके कारण जब हमें सरकारी जमीन लेना होता तो वो जमीन आबादी के बाहर मिलती थी, यानी ऐसी जगह मिलती थी जहां पर आवागमन आसान रूप से नहीं, आबादी के बीच में नहीं होती थी। अस्पताल बन गया आबादी से 5 किलोमीटर दूर, 2 किलोमीटर दूर, 5 किलोमीटर दूर, 10 किलोमीटर दूर, मरीज वहां कैसे जाएगा? किसी को इमरजेंसी की आवश्यकता है, गांव में कैसे जाएगा? तो हमारे विभाग ने तय किया है ऐसे सभी अस्पताल अब जो आबादी है उसके साथ बनेंगे, उसके बीच में बनेंगे या उसे सटाकर बनाएंगे। पहले जो निःशुल्क जमीन का था, निःशुल्क जमीन के कारण हम लोग ऐसा करते थे, लेकिन जो भूमि के अतिरिक्त जो बिल्डिंग है, जो उपकरण है, जो हमारी चिकित्सीय व्यवस्था पर खर्च होगा, वो उतना उपयोग में नहीं आ पाता था जो आबादी से दूर अस्पताल बनते थे। अब हम आबादी के बीच में, आबादी से सटा करके अस्पताल बनाएंगे और इसके लिए जमीन हम अब खरीदेंगे। अगर सरकार जमीन उपलब्ध नहीं करा पाती है, यानी ग्राम समाज या नगर पालिका या नगर निगम हमें जमीन नहीं दे पाता है, तो हम इस जमीन प्राइवेट पार्टी से भी खरीद करके आबादी के बीच में, आबादी से सटे अब हम अस्पताल बनाएंगे। इसके लिए कैबिनेट से प्रस्ताव हमने पास करा लिया है। इसके अलावा एक लक्ष्य तय किया था, जो निर्माणाधीन अस्पताल हैं उनको हमने कैसे शीघ्र जनता को समर्पित कर सकते हैं। उसके लिए 100 बेड का एक नया अस्पताल जयसिंहपुर सुल्तानपुर में हमने कंप्लीट करा लिया है, उसका भी लोकार्पण शीघ्र होगा। इसके अलावा HIV के लिए 21 नए एकीकृत परामर्श एवं जांच केंद्र हमने खोले हैं, जिसको ICTC भी बोलते हैं हम लोग, और इनकी 21 तो हमारे काम करने की स्थिति में है, 6 नए केंद्र हम लोग पूर्ण कर रहे हैं और इसकी 6 की जो स्थिति है वो लगभग प्रक्रियाधीन है, लगभग अंतिम चरण में, इसको हम शीघ्र पूरा करेंगे। इसके अलावा 4 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बांदा, गोरखपुर, हरदोई एवं लखनऊ में हम लोकार्पण करने जा रहे हैं। 9 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को देवरिया, सीतापुर, लखीमपुर में भी लोकार्पण हम करेंगे। इसके अलावा 3 जो है, जो 4 हमने ऊपर बताए हैं, इसमें 3 हमारे जो है वो कार्य पूर्ण हो गए हैं और गोरखपुर में चिकित्सा अधिकारियों के आवास केवल नहीं बन पाए, कार्य प्रगति पर है, लेकिन जो चिकित्सालय उसका काम पूर्ण हो गया है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण पूर्ण कर दिया है। झांझर बुलंदशहर के संयोजन की विद्युत का कनेक्शन नहीं हो पाया है, बाकी कार्रवाई पूरी हो गई है। 8 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हमारे कंप्लीट है, केवल एक जगह बिजली का कनेक्शन शेष रह गया, वो भी प्रक्रियाधीन है। देवगांव अयोध्या स्थित 50 सैया अस्पताल का लोकार्पण शीघ्र हम लोग करने जा रहे हैं। केवल वहां पर बिजली और सैनिटरी की फिटिंग्स लगना बाकी है और बाकी काम लगभग पूरा हो गया है। जो अप्रोच रोड है वो भी शेष है, शीघ्र पूरा हो जाने पर हम इसको कंप्लीट करेंगे। इसके साथ ही साथ जो हमारा लक्ष्य 100 दिन का था, उसको हमने 100% पूरा किया है। इसके अतिरिक्त जो चिकित्सा विभाग है, इसने लक्ष्यों के अतिरिक्त भी काम किया है। लक्ष्य के अतिरिक्त लक्ष्य तो ये हमारा डेवलपमेंट को लेकर था, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर था। हमारा लक्ष्य पूरे प्रदेश में जो भी पीड़ित मरीज है वो हमारे लिए भगवान है, हम उनकी सेवा भगवान की तरह करेंगे अस्पताल परिसरों में। उसके लिए हमने पूरे प्रदेश में जितने हॉस्पिटल्स हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, CSCs हैं, हमने अस्पताल के मरीजों की सूची प्रतिदिन मंगाना प्रारंभ किया है। हमारे पास लगभग 1.5 लाख मरीज प्रतिदिन आते हैं, उसमें से लगभग 15,000 मरीज जो होते हैं दुर्घटना के शिकार होते हैं, या छत से गिर गए, या कहीं गिरकर चोट लगी, या एक्सीडेंट वाहन से हो गया, या अन्य कारणों से दुर्घटना के शिकार होते हैं, ट्रॉमा के मरीज होते हैं। ऐसे ही लगभग 10 से 15,000 मरीज हमारे पास गंभीर रोगों के आते हैं, जैसे हार्ट अटैक के, या ब्रेन हेमरेज के, या किडनी लीवर के, या अन्य रोगों के गंभीर मरीज आते हैं। इसके साथ ही साथ प्रतिदिन 5,000 के लगभग हम ऑपरेशन करते हैं। ऐसे सभी मरीजों का हालचाल हम लोग सीधा लेते हैं और ऐसे मरीजों से बात करते हैं। रैंडमली किसी भी 5 जनपद को हम रोज चुनते हैं और प्रति जनपद 2 मरीजों से बात करते हैं, उनका हालचाल लेते हैं और मरीज जो कि सूचना के आधार पर संबंधित जनपदों में
उनको हम धन्यवाद भी करते हैं, उनका आभार भी प्रकट करते हैं अपने चिकित्सकों का, और जहां कहीं त्रुटियां होती हैं उनको सुधार करने के लिए भी कहते हैं। इसके साथ ही साथ हमारा मानना है कि उच्च स्तरीय चिकित्सा व्यवस्था अबाध रूप से लोगों को मिलती रहे, तो हमारे जो चिकित्सालय है, जो हमारा स्टाफ है, हमारे चिकित्सक है, हमारा पैरामेडिकल स्टाफ है, सभी लोग तन्मयता से कार्य में जुटे हैं, 100% हाजिरी हो रही है। जो भी छुट्टी लेगा पहले से सूचना देगा। आकस्मिक कार्यों को छोड़ करके कोई दिक्कत नहीं, सब लोग अस्पताल में आ रहे हैं। वैक्सीनेशन के मामले में हम लगभग 60% पे हैं। जो बच्चों का वैक्सीनेशन है वो भी 70% से ऊपर 74% हम लगभग बता रहे थे, कल मैंने पढ़ा था कि उससे अधिक हम लोग कर लिए हैं। फर्स्ट डोज हमारी 97.4% पहुंच गई है, और जो ये 14 साल से नीचे बच्चों का है ना, 12 से 14 वालों को 73.7 पर हम पहुंच गए, यानी सेकेंड डोज। यानी वैक्सीनेशन में भी हमारा विभाग अच्छा काम कर रहा है। कोरोना का प्रकोप हमारे उत्तर प्रदेश को टच नहीं कर पाया, इसलिए मैं बहुत बहुत आभार अपने चिकित्सा अधिकारियों का, पैरामेडिकल स्टाफ का, पूरी व्यवस्था से जुड़े अपने सहयोगियों का करता हूं। और इसके साथ ही साथ जो चिकित्सा शिक्षा विभाग है उसके बारे में भी आपको जानकारी देना चाहूंगा। हमारे पास माननीय मुख्यमंत्री जी ने तय किया था कि सभी जनपदों में एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज योजना को हम लागू करेंगे। हमारे पास 16 जनपद ऐसे बचे थे जहां पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया था, पत्रावली का भी कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया था। तो ऐसे 2 जनपदों में हमने इन 100 दिनों में पीपीपी मोड पर तय कर दिया है। इसके अलावा जो 14 जनपद बचे हैं उन पर भी प्रक्रिया जारी है, शीघ्र ही हम आपके समक्ष आएंगे। 16 असेवित जनपद हैं, यथा बागपत, बलिया, भदोही, चित्रकूट, हमीरपुर, हाथरस, कासगंज, महाराजगंज, महोबा, मैनपुरी, मऊ, रामपुर, संभल, संत कबीर नगर, शामली तथा श्रावस्ती। इसमें हमने महाराजगंज और संभल में पीपीपी मोड पर एमयू कर लिया, काम शुरू हो गया। शेष 14 के शीघ्र आपके बीच में आएंगे। इसके अलावा एमबीबीएस की पाठ्यक्रम की सीटों में 600 की वृद्धि हमने की है। हम सब जानते हैं कि जो हमारे चिकित्सक हैं उत्तर प्रदेश में आबादी के लिहाज से उपलब्ध नहीं है। हम अपने मेडिकल कॉलेजों में लगातार इनके खबर मेरठ से है, वहां पर गैंगस्टर और भूमाफिया यशपाल तोमर के खिलाफ लगातार एक्शन चल रहा है। मकान को कुर्क किया जा रहा है। 5 करोड़ रुपए की संपत्ति है ये, और वेद व्यासपुरी चौकी के पास 300 वर्ग मीटर में यह मकान बना है। सीधा आपको वहीं लेकर चलते हैं। सनुज शर्मा आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं और उनके पास अब चलेंगे और जानेंगे कि इस वक्त क्या चल रहा है। बताइए सनुज। हाँ, देखिए, यशपाल तोमर जो गैंगस्टर भूमाफिया है, पुलिस घर के भीतर तो दाखिल हो चुकी है, लेकिन घर के अंदर और जाने के लिए मेन गेट से तो दाखिल हो गए, लेकिन अंदर रूम में जाने के लिए जो भी ताला तोड़ा जा रहा है, जिस भी उसका, वही कुछ ना कुछ जो दूसरा, देखिए ये जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो लगे हुए, उसकी बाकायदा जो डीवीआर और सीसीटीवी कैमरे यहाँ लगे हुए हैं। इस बाथरूम के गेट से पुलिस दाखिल हुई, लेकिन पता लगा कि यहाँ का भी जो लॉक है वो भी लगा हुआ है। पुलिस पूरी कोशिश कर रही है। अब दूसरी तरफ से जा रहे हैं, ज़रा एक बार देख लेते हैं और यहाँ बात कर लेते हैं जो एएसपी हैं, एएसपी ब्रह्मपुरी हैं जी विवेक चंद यादव जी। सर, एक चीज़ जानना चाहूँगा, काफ़ी देर हो गई है, मेन गेट का तो लॉक तोड़ दिया गया, लेकिन अंदर दाखिल नहीं हो पा रहे हैं। नहीं, अब दाखिल हो जाएंगे। बेसिकली ये कार्रवाई इसलिए ज़रूरी है कि हम इसको इंश्योर कर सकें कि यहाँ पे कोई अंदर रुका तो नहीं है, क्योंकि इसके बाद इसकी सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी। तो इसके पहले ये 100% श्योर करना ज़रूरी है कि अंदर तो कोई नहीं है। अच्छा, लेकिन देख रहे हैं कि एक ऐसा माया जाल है, जिस रास्ते से आप जा रहे हैं वही लॉक है अंदर से। देखिए, इन्होंने काफ़ी जिस तरह का लॉकिंग सिस्टम है उसमें, लेकिन बिल्कुल इसमें अंदर जाके सब कुछ एक बार चेक किया जाएगा और उसके बाद ही इसमें सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, उसके बाद इसको कुर्क करना? हाँ, उसके बाद इसमें अटैच कर दिया जाएगा। इसके बाद उसका क्रय विक्रय प्रतिबंधित हो जाएगा और बिना जिलाधिकारी महोदय की अनुमति के। अच्छा, कितने की कीमत और सर कितना है, थोड़ा एक बार फिर जानना चाहिए। ये करीब 300 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ ये आवासीय मकान है और ये शहर के प्राइम लोकेशन पे है। बिल्कुल करीब इसकी 5 करोड़ की अनुमानित व्यवसायिक कीमत लगाई जा रही है। अच्छा, 5 करोड़ रुपए की जो व्यवसाय कीमत है। एएसपी ब्रह्मपुरी विवेक चंद यादव, फिर आपको दिखाऊंगा कि देखिए तमाम मीडियाकर्मी भी यहाँ, तमाम पुलिसकर्मी भी हैं। बस इस बात को लेकर परेशान है कि यहाँ जो भीतर है वो कैसे दाखिल हो जाए। सत्येंद्र, जरा एक बार दिखाइएगा लाइट से या कैमरे से अगर दिख जाए तो। देखिए, जो भी है वो यहाँ पर हर कोशिश की जा रही है कि कैसे भी हो यहाँ दाखिल हो जाए। अंदर देखिए कि जो दिखाई दे रहा है कि ये शायद ये गेस्ट रूम है, और लेकिन अंदर तक पहुँचना पुलिस के लिए काफ़ी मुश्किल है। दूसरा ये देखिए कि ये जो ताला है
वो यहाँ पर जो पुलिस है, ये लॉक यहाँ लगा हुआ था, पुलिस ने इसे तो तोड़ दिया, लेकिन ये यहाँ से अंदर से भी लॉक है, इसलिए पुलिस इस ताले को तोड़ने के बाद भी यहाँ अंदर दाखिल नहीं हो पा रही है। लगातार जो पुलिस है वो पूरी कोशिश कर रही है। यहाँ एक जो ताला जो कारीगर हैं उनको भी यहाँ पर बुलाया, देखिए फिर जो पुलिस है फिर यहाँ दाखिल हो गई। आप देखिए कि तमाम जो पुलिसकर्मी है वो यहाँ पर आ गए हैं, कोशिश कर रहे हैं कि पहले ये इंश्योर कर लिया जाए। जी हमने सुना, एएसपी का बयान हमने सुना, वो ये चाहते हैं कि इंश्योर कर लिया जाए कि अंदर कोई है तो नहीं, लेकिन जगह जगह जो लॉक लगे हुए हैं घर के अंदर, इसकी वजह से पुलिस को दिक्कतें आ रही हैं। तो एक बार बताइए हमारे दर्शकों को कि कितनी संख्या है पुलिसकर्मियों की और ऐसे कितने लॉक हो सकते हैं। हाँ देखिए, पूरी जो कोठी है वो अंदर से पूरी तरीके से लॉक है। रही पुलिसकर्मियों की संख्या की तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए, ये QRT है, क्विक रेस्पॉन्स टीम है। जब भी इस तरह की जो कार्रवाई हैं वो की जाती हैं तब QRT को बुला लिया जाता है। QRT ने बाहर की तरफ मोर्चा संभाल रखा है, परतापुर की बात हो या आसपास के और तमाम थानों की बात हो, जो पुलिस फोर्स है वो यहाँ बुला ली गई है। जो पुलिस फोर्स है वो अंदर की तरफ काम कर रही है। मेन गेट यहाँ पर तोड़ दिया गया है और मेन गेट का जो ताला तोड़ने के बाद जब पुलिस अंदर दाखिल हुई तो चारों तरफ से लॉक है। अब देखिए जो QRT है, फिर मैं अंदर की तरफ लेकर चलता हूँ। पुलिसकर्मी भी परेशान हो गए हैं कि ये यशपाल तोमर का ऐसा कौन सा माया जाल है कि जिसको इसमें जितना अंदर दाखिल हुआ जा रहा है उतना ही माया जाल में जो फंसते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए, यहाँ ये पुलिसकर्मी हैं, कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो इन्हें कुर करना है, कुर करने का जो सामान है वो यहाँ पर लेकर आ गए हैं, लेकिन ना तो ये लॉक खुल रहा है। ये देखिए पुलिसकर्मी आपस में बात करते हुए, और ये देखिए कि एक बार पुलिस यहाँ भी दाखिल होकर आई थी, यहाँ भी देखा था, लेकिन यहाँ भी एक दरवाज़ा है वो भी अंदर से लॉक है। इसीलिए पुलिसकर्मी थोड़ा सा है कि कोई अंदर है तो नहीं, कोई ऐसा तो नहीं किसी ने अंदर से लॉक कर रखे हो। देखिए ये वाला जो दरवाज़ा है यशपाल तोमर की कोठी का, वो भी देखिए अंदर से लॉक है। ये यहाँ से बाहर से कुंडी ज़रूर खुली हुई है, लेकिन ये दरवाज़ा भी अंदर से लॉक है, इसलिए पुलिसकर्मी जो है वो अंदर दाखिल नहीं हो पा रहे हैं। अभी हमने दिखाया था कि यहाँ से होते हुए सीधे छत पे तो आप चले जाएंगे, छत का लॉक ज़रूर खुला हुआ है, लेकिन पूरी कोठी के भीतर दाखिल होने के लिए पुलिसकर्मियों को कड़ी जो मशक्क़त है वो यहाँ पर करनी पड़ रही है। आधा घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, ताला तोड़ के कोठी के भीतर तो दाखिल हो गए, लेकिन अंदर देखिए ASP भी यहाँ खड़े हुए हैं। पुलिसकर्मियों से जो चर्चा है वो यहाँ पर की जा रही है, पुलिसकर्मियों से चर्चा यहाँ पर की जा रही है कि कैसे यहाँ पर दाखिल हुआ जाए। बाकायदा यहाँ पर मैकेनिक भी बुलाए थे और जो लॉक मैकेनिक है वो भी यहाँ आए थे, उन्होंने लॉक तो यहाँ पर तोड़ दिया, लेकिन अभी तक भी जो दरवाज़ा है वो दरवाज़ा यहाँ पर नहीं खुला है। ये इंस्पेक्टर परतापुर है शैलेंद्र प्रताप, वो भी यहाँ पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए कि फिर से जो यहाँ फिर अब कोशिश की जा रही है कि इस जो पूरी कुंडी है इसको किसी तरीके से यहाँ पर तोड़ दिया जाए। ये देखिए, आप देखिए कि फिर छेनी और हथौड़े से इसको जो तोड़ने की जो कोशिश है वो देखिए इस दरवाजे कि जब कोई रास्ता नहीं निकला, कोई चारा नहीं निकला, तो देखिए कि यहाँ इसको जो तोड़ने की कोशिश है वो की जा रही है कि शायद इसके बाद ही यहाँ पर दाखिल हुआ जा सके, क्योंकि दाखिल होना यहाँ पर बेहद ज़रूरी है। जब पुलिस पूरा अंदर निरीक्षण कर लेगी, तमाम चीज़ें देख ली जाएंगी और ये इंश्योर हो जाएगी कि अब इस कोठी के भीतर कोई नहीं है, तो फिर इसको बाहर से कुर कर लिया जाएगा और उसके बाद इसकी जो खरीद फरोख्त है वो नहीं हो पाएगी। ना तो कोई किसी को बेच पाएगा, ना कोई खरीद पाएगा। 14A के तहत गैंगस्टर एक्ट के तहत जो संपत्ति है इसको यहाँ पर अभी ASP विवेक यादव ने सारे प्रावधान देर बात कर देगी। देखिए अटैचमेंट की कार्रवाई का मतलब क्या है, इसे खरीदा या बेचा नहीं जा सकेगा बिना जिलाधिकारी की अनुमति के, और वो ये इंश्योर कर लेना चाहते हैं कि अंदर कोई ना हो, और इसीलिए ताले तोड़कर पुलिस अंदर जाने का प्रयास कर रही है। और बाहर जो QRT खड़ी हुई है पूरी फौज, वो आपने दिखाई क्विक रिस्पांस टीम, और ये कार्रवाई इस वक्त चल रही है इस दरवाजे को तोड़कर अंदर जाने की। तो यशपाल तोमर की इस 300 वर्ग मीटर की जो प्रॉपर्टी है इसको अटैच करने की ये कार्रवाई चल रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं BP गंगा, मैं हूं स्नेहलता। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से वाराणसी के लिए रवाना हो गए हैं। खबर आ रही है पालम एयरपोर्ट से विशेष विमान से PM रवाना हो चुके हैं। 1:10 वाराणसी बाबतपुर एयरपोर्ट पर लैंड करेगी PM की ये फ्लाइट। 4 घंटे से अधिक समय तक वाराणसी में ही रहना है प्रधानमंत्री को। यहाँ 1774 करोड़ की योजनाओं की 43 ऐसी परियोजनाएं हैं जिनकी सौगात आज काशी वासियों को मिलने वाली है, और इसकी शुरुआत हो चुकी है क्योंकि पालम एयरपोर्ट से फ्लाइट उड़ान भर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रवाना हो चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 1:10 बाबतपुर एयरपोर्ट पर लैंड कर जाएगी ये खास विमान जिससे रवाना हो चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए, बड़ा खास दिन है आज काशी के लिए। 3 कार्यक्रम
और उस जगह पर लोगों का इंतजार चल रहा है क्योंकि तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बस इंतजार प्रधानमंत्री का है और वो रवाना हो चुके हैं पालम एयरपोर्ट से खास विमान के जरिए। 1:10 पर यह विमान लैंड भी कर जाएगा। चलिए, किस तरीके की तैयारी है, पूरे काशी में माहौल क्या है, ये जानने के लिए देखिए वीरेश पांडे की यह खास रिपोर्ट। मोदी कुछ ही क्षणों में पहुंचने वाले हैं और यहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, पुलिस कमिश्नर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। उनसे बात करते हैं। डीएम साहब, क्या तैयारियां हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी का बस थोड़ी ही देर में वाराणसी आगमन होने वाला है और जिन जिन स्पॉट्स पर उनको जाना है उसके लिए फाइनल अंतिम स्तर की तैयारियां चल रही हैं। आप देख भी रहे होंगे कि काफ़ी जिनको यहाँ पे अटेंड करना है वो पार्टिसिपेंट्स आना भी शुरू हो गए हैं। हमारे रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा हमारा राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन हो रहा है और अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन में सारे लोग हैं, जितने वीसीज हैं, जितने डेलीगेट्स हैं, शिक्षाविद हैं, वो आना प्रारंभ हो गए हैं। स्टेडियम में भी इसी प्रकार से जितने स्पोर्ट्स पर्सन हैं और बाकी लोग हैं उनकी एंट्री शुरू हो गई है। लास्ट मिनट की तैयारियों को अंतिम टच दिया जा रहा है और बहुत जल्दी ही माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन होने से कार्यक्रमों की शुरुआत हो जाएगी। कौशल राज शर्मा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वाराणसी। पुलिस कमिश्नर सतीश गणेश, सुरक्षा को लेकर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। सुरक्षा के क्या इंतजाम हैं? देखिए, ऐसा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सुरक्षा है वो ब्लू बुक के जो गाइडलाइंस है उसके अनुरूप की जाती है। एसपीजी के साथ हम लोगों ने काफ़ी विस्तृत एएसएल भी किया। कल का दिन हम लोगों ने रिहर्सल पे लगाया। आज अंतिम दिन है। हमारी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। हर जगह पे वरिष्ठ अधिकारियों की ड्यूटी हमने लगा रखी है और एक एक पॉइंट पे जाके हम और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ब्रीफ कर रहे हैं, अपने सुरक्षा बलों के जवानों को मोटिवेट कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का विजिट सकुशल संपन्न हुआ। कितने लेयर की सिक्योरिटी है? नहीं, देखिए, ऐसा है कि मैं टेक्निकल डिटेल्स आपसे नहीं शेयर कर सकता, लेकिन ये बताना चाहता हूँ कि जो भी हमारी गाइडलाइंस होती हैं एसपीजी की, ब्लू बुक की, उसके अनुरूप हम लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था के एक एक आयाम पर होमवर्क भी किया है, रिहर्सल भी किया है और आज हम लोग उसको ज़मीन पर उतारने जा रहे हैं। मैं ज़मीन पर देख भी रहा हूँ आप लोगों को, जिलाधिकारी को और पुलिस कमिश्नर को, और साथ ही साथ जो सुरक्षा कर्मी हैं चाक चौबंद है। ये संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम है। प्रधानमंत्री को यहाँ भी आना है। जगह जगह जाकर पुलिस कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सुरक्षा का जायजा ले रहे हैं। कैमरामैन प्रमोद के साथ वीरेश पांडे, वाराणसी। तो ये आपने रिपोर्ट देखी किस तरीके से सुरक्षा की व्यवस्थाएं पूरी हो चुकी हैं। डीएम और कमिश्नर इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद हैं और लगातार जो 3 जगहों पर कार्यक्रम होना है और जिन रास्तों से प्रधानमंत्री को गुजरना है वहां पर सुरक्षा की सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा चुकी हैं। कल से ही सारी तैयारियां चल रही थी। और देखिए, पहले कार्यक्रम की आप बात करें प्रधानमंत्री की तो वो है अक्षय पात्र फाउंडेशन सेंटर में। यहाँ क्या तैयारी है, लोगों का क्या सोचना है इस पूरे कार्यक्रम को लेकर के, देखिए इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री आज काशी आने वाले हैं और प्रधानमंत्री के काशी आगमन से पहले तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इस वक्त हम उस जगह पर मौजूद हैं जो एलटी कॉलेज परिसर बोला जाता है। यहां पर प्रधानमंत्री आएंगे और अक्षय पात्र मेगा किचन की शुरुआत करेंगे। आप देखिए, यहां पर अक्षय पात्र मेगा किचन यहीं पे चलेगा। यहां पर अत्याधुनिक मशीनें लगी हुई हैं और इन मशीनों के जरिए लगभग 1 लाख बच्चों के मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की जाएगी। तो इस बिल्डिंग में प्रधानमंत्री का आगमन होगा और आगमन के साथ ही लगभग 20 बच्चों के साथ प्रधानमंत्री भोजन भी करेंगे, उनसे बातचीत भी करेंगे। और तैयारियां, आज पूरा शहर सजा हुआ है, हर तरफ बैनर पोस्टर हैं, लोग भी काशी के हैं, काफ़ी उत्साहित नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आए थे आप लोग देखने, क्या देखा? हमने देखा यहाँ पर जो है कि यहाँ पर आएंगे और ये इतना बड़ा काम हो रहा है मिड डे मील का, अक्षय पात्र का जो है हो रहा है, ये बहुत बड़ा काम हो रहा है। काशी कैसी सजी हुई नज़र आ रही है? बहुत अच्छी सजी हुई नज़र आ रही है। मोदी जी के आने से यहाँ पर जो है बनारस हो गया है, बन गया है बनारस, बहुत विकास हुआ है और हम लोग चाहते हैं कि वो मोदी जी बार बार आए यहाँ पर। ये चीज़ जो हम है, भी यही चाहते हैं कि भाई मोदी जी बार बार आए और विकास तो चरम सीमा पर है यहाँ और बढ़ता ही चला जा रहा है। और हम तो ये भी चाहते हैं कि यहाँ पर ये विवेकानंद जी का यहाँ पर वो है, यहाँ विवेकानंद जी आए थे, ये ठीक बगल में है, वो भी स्मारक बन जाता। चाहते हैं जी, यहाँ हम चाहते हैं कि विवेकानंद जी का जो यहाँ है, यहाँ आए थे, रहे थे,
उस समय कई महीने थे में यहाँ आते थे, बनारस रहते थे, उनका यहाँ है तो इनका स्मारक बढ़िया बनना चाहिए। हाँ, वो जो है हमारे हम लोग ये चाहते हैं ठीक बन। आज पूरी काशी में बैनर, पोस्टर, झंडे और इसके साथ ही आपको उत्साह दिखाई देगा। हर ओर सुबह सवेरे से ही लोग उत्साहित नजर आ रहे हैं और इस साज सज्जा को देखते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री के विकास के कार्यों को सराहते हुए नजर आ रहे हैं। तो काशी उत्साहित है, सज कर तैयार है और सिर्फ प्रधानमंत्री का इंतजार है। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। तो देखा आपने किस तरीके से पूरी काशी तैयार है। क्या वहां पर सजावट है, क्या सुरक्षा है, लोगों का क्या कहना है, और अभी फिलहाल इंतजार चल रहा होगा। इसीलिए हम आपको लिए चलते हैं काशी, जहां ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे मौजूद हैं और उन्हीं से समझेंगे कि किस तरीके से काशीवासी इस वक्त इंतजार कर रहे हैं। और व्यवस्थाएं तो सब दुरुस्त हैं ही, आपकी रिपोर्ट भी हमने देखी वीरेश। जी वीरेश, आप तक आवाज पहुंच रही हो तो आपके पीछे काफी भीड़ भाड़ दिखाई दे रही है और बस अब लग रहा है इंतजार हो रहा है प्रधानमंत्री का। तो हम वीरेश से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जहां वो मौजूद हैं वहां पर हलचल बढ़ चुकी है, तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। और आपको हमने बता दिया कि पालम एयरपोर्ट से विशेष विमान से उड़ान भर चुके हैं प्रधानमंत्री। 1:10 पर बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे वाराणसी, और जहां उन्हें पहुंचना है वहीं पर मौजूद हैं हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे। और उनके कैमरे से भी हम तस्वीरें देखेंगे, जानकारी लेंगे, क्योंकि जिस जगह पर तैयारियां थी वो तैयारियां खत्म हो चुकी हैं। वहां पर अब लोगों का जुटना शुरू हो गया है। अक्षय पात्र फाउंडेशन की ओर से जहां 1 लाख बच्चों के लिए रसोई खाना बनाएगी और उन बच्चों तक ये मिड डे मील पहुंचेगा, तो उस फाउंडेशन में किस तरीके से मौजूदगी रहेगी प्रधानमंत्री की, ये हम देखेंगे। और वहीं पर इस वक्त भीड़ बढ़नी शुरू हो चुकी है। सुरक्षा के घेरे के बीच तमाम लोगों के भीतर ये चाहत भी है कि प्रधानमंत्री, जो उनके एमपी भी हैं, पीएम भी हैं, उनकी झलक भी पाएं, लेकिन वहां पर भी व्यवस्थाएं, सिक्योरिटी बेहद टाइट। अभी देखा हमने किस तरीके से डीएम और कमिश्नर ने कमान संभाल रखी है। लेकिन सबसे अहम रहेगा पहले प्रोग्राम की ओर, जब वो पहले जहां से शुरुआत होगी। वीरेश से हम कनेक्ट करते हैं। वीरेश हमारे साथ जुड़े हैं और जहां पर सबसे पहले प्रधानमंत्री को आना वहीं पर मौजूद है वीरेश। देखिए स्नेहलता, जहां प्रधानमंत्री को पहुंचना है वो जो दूसरी जगह है रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, इस वक्त मैं वहां मौजूद हूं, क्योंकि जो पहली जगह है जो अक्षय पात्र फाउंडेशन, वहां से आ चुका हूं। और जो विद्वत गण हैं, जो वाइस चांसलर हैं, कुलपति हैं, शिक्षाविद हैं, आईटीएन हैं, जो एम्स के डायरेक्टर्स हैं, वो सारे लोग इस गेट पर अपने कार्ड को लेकर खड़े हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ये गेट बंद है। और बंद है इस लिहाज से कि सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत सारे लोगों को अंदर जाने की अनुमति भी नहीं प्राप्त है, बहुत सारे लोगों को असंतोष है। और एक असंतुष्ट व्यक्ति से ही बात कर लेते हैं। क्या यहाँ पर हम बहुत दूर से आए हुए हैं कि मोदी जी के भाषण को सुनेंगे, लेकिन जो है अफसोस है कि जो है यहाँ पर जो है भीड़ लगी है और अंदर नहीं जाने दिया गया है। मैं मोदी जी से प्रार्थना करूँगा कि कभी ऐसी जो है शिक्षकों के संग जो है ऐसी। आप कहाँ पढ़ाते हैं? हम स्कूल में पढ़ाते हैं। स्कूल में पढ़ाते हैं? जी जी। अच्छा, तो शिक्षकों को बुलाया गया है तो आमंत्रण पत्र तो है ना? जी जी, मेरे पास आमंत्रण पत्र है यहाँ पर। हाँ, और मैं यहाँ पर आया था कि देखेंगे मोदी जी शिक्षक। देखेंगे, धैर्य रखिए, अभी मोदी जी दिल्ली से उड़ रहे हैं, पहुँचने वाले हैं। हो सकता है सिक्योरिटी के लिहाज से आपको रोका गया हो। मैडम, आप कहाँ से आई हैं? सर मैं यही श्री अग्रसेन कन्या पीजी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ जी। तो हम लोग आए हैं, कार्ड भी है, इन्विटेशन कार्ड है, उसके बाद भी एंट्री नहीं दिया जा रहा है। कह रही है सिक्योरिटी, कह रही है फुल हो गई है सीट, जगह ही नहीं है। तो मोदी जी की इतनी डिमांड है, इतने लोग उनको चाहने वाले हैं कि वो भर गया होगा। सर इन्विटेशन कार्ड तब बेकार है हम लोग को देना। ये बात तो आपकी जायज़ है, जाहिर सी बात है। तब यार साहब, आप कहाँ से आए? मैं भी सर यहीं बनारस से हूँ। बनारस के सारे शिक्षाविद आ गए हैं, प्राइमरी से लेके विश्वविद्यालय। जी 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 जी। सर बड़ा पसीना पोंछ पसीना। अरे इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, जब नंबर आएगा अंदर जाएंगे। हम कर रही हैं, सीट फुल हो गया। कहाँ सीट फुल होगी? अरे कार्ड हम लोग के पास है, सीट कैसे फुल हो जाएगी? हर कार्ड पे नंबर पड़ा हुआ है। पसीना पोंछ रहे हैं, उसके बावजूद भी उत्साह बना हुआ है मैडम। हाँ सर, अच्छी बात है। ये उत्साह अगर हमारे लिए पॉजिटिव हो जाए तो बहुत अच्छा है। टीवी होगा, उम्मीद रखिए प्रधानमंत्री जी आएंगे। आप सारे लोग जो आमंत्रित, देखिए गेट खुल भी गया है, कुछ लोग अंदर बाहर कर रहे हैं। जो अंदर से आ रहे हैं उन्हीं से पूछते हैं, वो सौभाग्यशाली लोग हैं।
मैडम अंदर से बिल्कुल जगह नहीं है। हो गया जगह भर गई जगह। भर गई वहाँ नहीं जाने दीजिए। आप कहाँ के VC हैं? VC नहीं है, हम जो है प्रोफेसर हैं। कहाँ से? DAV कॉलेज है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। यहाँ के दयालु प्रिंसिपल हैं? जी वो जी इंटर कॉलेज के हैं, हम डिग्री कॉलेज में हैं। डिग्री कॉलेज के आप अध्यापक हैं? जी तो क्या अंदर से क्यों निकल आया? अंदर जो है बताया जा रहा है कि सीट फुल हो गई है, इसलिए अंदर जो है। बहुत गर्मी है भाई। जी मैडम कहाँ से आई हैं? BHU। पढ़ाती हैं वहाँ पे? नहीं मैं स्टूडेंट हूँ BHU स्टूडेंट। क्या पढ़ाती हैं? क्या पढ़ती हैं? मैं रिसर्च स्कॉलर सोशियोलॉजी। बहुत गर्मी है ना? बहुत। ये जो कार्ड आपको मिला है इसी से आप पंखे झल रही हैं। जरा दिखाइए, दर्शक भी देखें कितनी गर्मी है, कितने तापमान में यहाँ रिपोर्टिंग हो रही है। और 12 बजे तक थी, हम पहुँच चुके लेकिन गेट बंद हो चुकी है तो अभी एंट्री नहीं मिल रही है। गेट के अंदर से आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वहाँ सीट फुल हो गई है। धैर्य रखिए, हमें लगता है कुछ होगा। आपको उम्मीद है ना? यस सर, यस। देखिए वहाँ अब संघर्ष भी हो रहा है, कोई भी हो अंदर आने बाहर जाने। यस सर। देखिए हर हर महादेव भी शुरू हो गया। आपको भी आता है ना सर? हाँ, लेकिन पहले तो एंट्री चाहिए ना, हम लोग इनविटेशन लेके खड़े, पहले एंट्री चाहिए अंदर जाने के लिए ताकि सुन सकें। हमें तो उम्मीद है कि मिलेगी एंट्री आपको सर। क्योंकि बहुत जो आमंत्रित हैं उन्हें बुलाया जाएगा, अंदर बुलाया जाएगा। ओके सर। सिक्योरिटी का मामला है, सिक्योरिटी की वजह से ऐसा हो रहा होगा। ओके सर, ओके सर। जी So we are waiting। और भी लोगों को दिखाइए। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा जरा प्रोफेसर शिक्षाविद जिन्हें आमंत्रित किया गया है इस रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में, उनके ऊपर प्रकाश डालें, उन्हें दिखाएं। टेलीविजन स्क्रीन पर ये जो सारे लोग दिखाई दे रहे हैं इस गेट पर, गेट नंबर 2 पर रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में, ये सारे शिक्षाविद हैं जो बाहर से आए हैं, जो लखनऊ से आए हैं, जो वाराणसी से आए हैं, और वाराणसी के प्राइमरी से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक के शिक्षक भी आए हैं, शिक्षाविद हैं। और उनसे एक संवाद होगा राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति को लेकर, इनसे बात भी होगी। और कुछ माननीय जो यहाँ के लोग हैं वाराणसी के वो भी आए हैं, इंतजार कर रहे हैं आपकी बारी। आप भी प्रोफेसर हैं कि माननीय? जी जी प्रोफेसर हूँ, माननीय नहीं हूँ, दिखता हूँ माननीय की तरह से हूँ। माननीय की तरह दिखते हैं। मैंने आपका वेशभूषा देखा तो मुझे लगा कि अध्यापक को पायजामा कुर्ता पहनना कोई गुनाह है क्या? अध्यापक तो पहन सकता है। तो कोई चीज़ नहीं है, कुछ भी पहने। आप लोग तो देश को दिशा देते हैं, और दिशा देने के लिए देखिए अखिल भारतीय शिक्षा समागम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्रियान्वयन विमर्श आपसे करने के लिए बुलाया गया। आप कहाँ पढ़ाते हैं सर? मैं BHU में हूँ, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, पत्रकारिता विभाग में पढ़ाते हैं आप? जी जी। तब तो हम ही लोगों के गुरु हो गए। आपके हाँ, आपके विभाग के हम लोग गुरु हो गए। जी जी। क्या नाम है गुरु जी? डॉक्टर ज्ञान प्रकाश मिश्र। ज्ञान प्रकाश मणि मिश्र। अरे मिश्र जी। और बहुत अच्छा, ये देखिए आप बनारसी भी हो चुके हैं, पूरा ये जो गमछा वमछा वो सब ये तो मोदी जी का छाप है। ये गमछा वमछा कहाँ प्रोफेसर लगाते थे पहले, अब तो मोदी जी की छाप है, प्रोफेसर भी गमछा लगा रहा है। तब बिना झिझक के, बिना शर्माए, लोकल फॉर वोकल, एकदम लोकल फॉर वोकल का ही प्रमाण है। अब हम अमेरिका में भी जाएंगे तो गमछा लगा के बोलेंगे, मार्केट भी जाएंगे तो बोलेंगे, बनारस में भी बोलेंगे, सेमिनार में भी बोलेंगे। और ये खद्दर का पहने भी है, खद्दर भी है। हाँ, मतलब और क्या, गांधी जी को भी बढ़ावा, मोदी जी के विचारों को भी बढ़ावा, एकदम समाहित है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के उत्थान के लिए मोदी जी लोकल फॉर वोकल का जो नारा देते हैं पूरी तरीके से ग्राह्य करते हैं प्रोफेसर साहब मिश्रा जी, जो पत्रकारिता विभाग के BHU में प्रोफेसर हैं, और साथ ही साथ हम लोगों के भी गुरुजी हैं, क्योंकि पत्रकारिता के गुरुजी हैं तो हम लोगों को भी कहीं ना कहीं इनका अंश है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और क्या, देखिए भाई साहब ये भी कहीं कुछ दिखाना चाह रहे हैं? मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि आज यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर के एक समागम का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जो लागू करना है 2024 में, उस पर यह कार्यक्रम बुलाया गया है, जिसमें कि शिक्षा विभाग से जुड़े हुए, मैं उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद का महामंत्री हूँ डॉक्टर महेंद्र प्रताप सिंह। भी लग रहा है कि आप महामंत्री अध्यक्ष जरूर होंगे। जी हाँ, और जो बात रखने के लिए अपनी भूमिका बनाई, मुझे लगा कि आप में नेतृत्व का गुण तो है ही है। तो उसके लिए आज यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत यह हो गई है कि तमाम लोग जिनका कि शिक्षा से कोई लेना देना भी नहीं है, वह अपने अपने पास का दुरुपयोग करते हुए अंदर प्रवेश कर लिए हैं, और जो वास्तव में शिक्षा जगत से जुड़े हुए ये प्रधानाचार्य बने आई हैं। चलिए जरा प्रधानाचार्य आप देखिए, बोलो तो देख रहे हैं पंखा झल रहे हैं यहाँ पर धूप में खड़े होकर के। ये हमारे शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए तमाम हमारे वंदनीय लोग, वंदनीय। यहाँ पर डॉक्टर रामानंद दीक्षित, डॉक्टर मैडम से ही पूछ लेते हैं। मैडम सबसे इंतजार चल रहा है। हम सुबह 11 बजे से खड़े हैं,
हमको बस समय तो 12:46 हो रहा है। जी हम अंदर ही थे, हमको बोला गया कि पानी का बोतल नहीं ले जाना, पानी बोतल बाहर रखने आए तो हमको फिर अंदर नहीं जाने दिया जाता। पानी पीने के बाद दरवाजा बंद। जी देखिए अब नेताजी लगे हुए हैं, महामंत्री जी कोशिश कर रहे हैं। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि हमारे जो अधिकृत व्यक्ति हैं मैं अंदर जाके डॉक्टर महेंद्र प्रताप सिंह जी बिल्कुल वीरेश, आप जिस जगह पर हैं वो बनारस है और ये बनारस वाले हैं, दोनों ही जगह। और लोग बड़े खास हैं, अपनी बात को बड़ी मुस्कुराते हुए कह रहे हैं और हार नहीं मानने वाले हैं। हर हाल में कोशिश करेंगे कि उनको जगह मिल जाए और लगे रहेंगे ये गुरु आपके आसपास जितने भी मौजूद हैं। और आप भी इस गर्मी में लगातार तस्वीरें पहुंचा रहे हैं और ये जोश है तमाम लोगों का कि वो हार मानने को तैयार हैं। नहीं, सीट्स फुल हैं लेकिन फिर भी इंतजार वो किए जा रहे हैं कि क्या पता उनकी भी बारी आए और वो एंटर कर जाएं। आप वीरेश बने रहिएगा हमारे साथ, ये तस्वीरें और बनारस के लोगों से बातचीत भी हम दिखाते रहेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।